भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद जो 1984 में स्थापित एक प्रतिष्ठित संस्था है और जिसके भारत भर में 60 चैप्टर हैं। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनिल कौशल के मार्गदर्शन में भव्य ज्योतिष संगोष्ठी एवं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। ज्योतिष, जिसे अक्सर अंधविश्वास समझ लिया जाता है, वास्तव में एक गहन विज्ञान है जो खगोलीय पिंडों के मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन सटीक खगोलीय गणनाओं के माध्यम से करता है। यह केवल एक विश्वास प्रणाली या अस्पष्ट परंपरा नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित अध्ययन का क्षेत्र है। मेरा नाम है नवनीत कौशिक। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ इस संस्था का। हमारे जो ऑनरेरी नेशनल प्रेसिडेंट है श्रीमान ए.बी. शुक्ला जी, वो कुछ स्वास्थ्य नरम होने के कारण आ नहीं सके, तो उनकी अनुपस्थिति में मैं इसका संचालन कर रहा था। हमारा पर्पस ये रहता है कि साल में एक बार अपने जितने भी लाइफ मेंबर्स हैं उनको अपनी पिछले एक साल की प्रोग्रेस के बारे में बताएं, क्या क्या हमने इम्प्रूवमेंट किए हैं, हमारे फाइनेंशियल्स की स्टेटस क्या है, वो सब हम उन लोगों के साथ शेयर करते हैं। और फिर अगर उनका कोई सुझाव है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ताकि अगले एक साल में उसको इम्प्लीमेंट करके और हम उस पर कार्य कर सकें। सर, एक तो अपनी संस्था का नाम बताइए और क्या काम करती है वो संस्था, उसके बारे में बताइए। तो हमारा संस्था का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। इसका एक्रोनिम है ICAS, ICAS। और हम लोग ज्योतिष पढ़ाते हैं। ज्योतिष के जो मुख्य विषय हैं उसके अलावा जो दूसरे विषय हैं जैसे हस्तरेखा, वास्तु, नाड़ी, वो भी कराते हैं, लेकिन मुख्य जो कार्यक्रम है वो 2 साल का हम कराते हैं। और हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर B.V. रमन, उन्होंने ये संस्था 1984 में स्थापित की थी और उसके बाद से हम पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से इसको पढ़ाते हैं और उस वैज्ञानिक तरीके में आध्यात्म को जोड़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो दैविक विधा है, हमारे ऋषियों ने उसको दिया है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि पूरा इसको मटेरियल ना रखें। पर्पस ये नहीं है कि मात्र इसके आधार पे आदमी पैसा कमाने लग जाए। जब तक ज्योतिषी समाज के लिए गाइड नहीं बनेगा, ज्योतिष पढ़ना बेकार है। जब तक ज्योतिषी ये नहीं बता पाएगा कि आज जो हम भोग रहे हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हमने जो गलतियां की थी जिसके कारण से आज हम दुख भोग रहे हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। तो ये जो आध्यात्म वाला विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जोड़ करके और वैज्ञानिक आधार दे करके हम ये ज्योतिष पढ़ाते हैं। तो सर, इसमें कितने स्टूडेंट्स आपके साथ काम इसके पास है? तो हमारा जो संस्था है वो रजिस्टर्ड है चेन्नई में, और आज की डेट में हमारा जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है। मतलब हमारा जो सेक्रेटरी है वो बैंगलोर में है और वहीं से हम पूरा संचालन करते हैं। कितने स्टूडेंट्स सर इस वक्त हैं आपके पास? तो अगर आप ये देखें आज की डेट में 59 सेंटर चल रहे हैं इंडिया में, और स्टूडेंट हर 6 महीने में करीब 3 से 3,500 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि हर 6 महीने में 3,000 बच्चे निकल गए, फिर 3,000 और आ जाते हैं। तो इस तरह से ये अनवरत चलता रहता है। सर, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ धर्म और अध्यात्म से जोड़ा जाता था। अब हम बात करते हैं कि धर्म अध्यात्म के साथ साथ ये साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। अभी आप इसको बता रहे हैं, तो साइंस के साथ आप कैसे रिलेट करते हैं इसको? थोड़ा सा इस चीज को भी प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए, ऐसा है कि मिथ बना हुआ है सर कि जनरली लोग इसको धर्म के साथ जोड़ते हैं। जिसने टीका लगाया है, जिसने कुर्ता पजामा पहना है, जिसने दाढ़ी रखी है वो ज्योतिषी है, जिसने टाई लगाई है ज्योतिषी नहीं है। सर, साथ में ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली प्रूव्ड है? मैं साथ ऐड जो पहली बात तो यह है कि बहुत खुशी हो रही है, किसी ने भी तिलक नहीं लगाया, किसी ने भी दाढ़ी नहीं बढ़ाया। तो उद्देश्य ये नहीं है। जहां तक विज्ञान की बात है, आप ये देखिए कि हमने आधार क्या बनाया है। हमने आधार बनाया है उन खगोलीय पिंडों को, the celestial bodies like
7 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट हैं, लेकिन हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं लेते हैं। तो जो प्लैनेट प्लस मून प्लस सन, इनको लेकर के हम चलते हैं। अब आप ये देखिए कि जब सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में आते हैं, ज्वार-भाटा आता है पृथ्वी पे। क्यों आता है? क्योंकि वो वाटर बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर इन वन लाइन और उसको अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी जिसमें 80% से ज्यादा पानी है, और जब ऐसी ही परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर भी बदलाव आते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बिहेवियर, आचरण अमावस्या और पूर्णिमा पे बिल्कुल बदल जाता है। जो जरा भी जिनका चंद्रमा हमारी भाषा में कहीं वीक है या कुछ है, तो इन 2 दिनों में उनके स्वभाव में आमूल परिवर्तन दिखाई देगा और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया आज। उसके अलावा और जब हम कोरिलेट करते हैं, इनफैक्ट होता क्या है कि जो ज्योतिषीय सूत्र हैं वो बहुत क्लियर हैं और उन सूत्रों के हिसाब से हम लोग गणना करते हैं। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब ज्योतिषी ये सोचता है कि मैं इसको इंप्रेस करने के लिए कुछ बात बोलूं और ज्योतिष को वो पीछे रख देता है और ज्योतिषी बोलने लगता है, तब समस्या आती है। अदरवाइज हमारे नियम बहुत क्लियर हैं। लेकिन ये जो अभी आपने बात कही थी वो इम्पोर्टेंट है कि नियम, ये जो विधा है, दैविक विधा है, ये बिना आध्यात्म के नहीं चल सकता आगे। क्योंकि जो विज्ञान है, विज्ञान तो ये बोलता है कि 1 + 1 तो 2 ही होगा, राइट? लेकिन हम अगर उसको देखें, 1 + 1 के कई रूप हो सकते हैं। 1 + 1 हम 11 की भी बात करते हैं और हम 1 + 1 0 की भी बात करते हैं कि जहां पर ये आत्मा और वो परमात्मा मिलकर के शून्य हो जाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो आध्यात्म और विज्ञान का जो मिलन है वो ज्योतिष में बहुत अच्छा है। सर, शनि और राहु ये 2 ग्रह बड़े तंग करते हैं, जैसा सुना जाता है अक्सर। अक्सर जो डराया जाता है, जिस ज्योतिषी के पास चल जाओ, आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, तो उसका बताइए सर, थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि वाकई शनि और राहु इतना तंग करते हैं, इतना खराब करते हैं लाइफ में? देखिए क्या है कि सोना कब खरा होता है? जब उसको गर्म किया जाता है, उसमें तेजाब डाला जाता है और तब वो निखर के आता है। शनि का भी काम यही है कि जो गलतियां की हैं उनको सुधारने का काम शनि करता है। और जहां तक ये बात है कि राहु और शनि सबको परेशान करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फायदा करने वाला ग्रह राहु, क्योंकि राहु माया का प्रतीक है और वो इस पैसे की माया जो चारों तरफ चल रही है उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है। वो बात अलग है कि हम लोग कहते हैं कि उससे गलत हो रहा है। बेसिकली क्या है कि इस तथ्य से तो खैर मैं बिल्कुल ही सहमति नहीं कर सकता कि ये शनि और राहु परेशान है। दूसरा, एक और जो बार बार हम बात बताते हैं, क्योंकि वहां शनि और राहु का रोल आता है कि जब किसी का अच्छा समय चल रहा होता है, आदमी गलतियां तब करता है, क्योंकि वो जब गलती करेगा, अच्छा समय चल रहा है तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब ये जो काम कर दिया, गलत काम, अब इसकी कभी तो सजा मिलेगी, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी वो सजा देने की। तो वो हमने शनि को दे रखी है। हमारे ऋषियों ने शनि को दंडाधिकारी बोला है और जिसने जैसी गलती की, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम कर रखा है तो उसको शनि अच्छे फल भी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और राहु का काम भी इसी तरह का है कि अगर पूर्व जन्मों में अच्छा कार्य किया हुआ है तो राहु उसको मटेरियल लेवल पे बहुत ऊपर लेके जाता है। लेकिन समस्या बस वही आती है कि जब अच्छा समय चल रहा है तब आदमी गलती करता है और अपने लिए, भविष्य के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर, कई लोग एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, पर अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर कई लोग पंडितों के पास भी जाते हैं,
और भगवान की पूजा करते हैं पर वो अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, तो इसमें साइंटिफिकली कैसे रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी में इसमें क्या फर्क रहेगा? फिर जो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है वो तो एस्ट्रोलॉजी को मान भी नहीं रहा, देखिए, और जो पाठ भी नहीं कर रहा है वो एस्ट्रोलॉजी को भी मान रहा है। देखिए क्या है कि हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि अपने जो साथी लोग हैं, जो लोग हैं, उनको ये समझाया जाए अंतःकरण से शुद्ध होना, ना कि मात्र इस चीज से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा वह नहीं करना चाहिए, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो सब करना, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है अंतःकरण को शुद्ध करना। तो जो अभी आपने बात कही कि ज्योतिष को नहीं मानता लेकिन शुद्ध आचरण के साथ रहना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस सोसाइटी के लिए, वो अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष को मानना आवश्यक नहीं है, मैं कभी नहीं इस बात से सहमत रहूंगा कि ज्योतिष को माना जाए। ज्योतिष को समझ करके उसके मदद से आध्यात्म के रास्ते पे आगे चला जाए, ये ज्योतिष का उद्देश्य है। और जो लोग कष्ट में हैं उनको कोई तरीका बताया जाए कि किस तरह से आप कुछ रेमेडी करके उससे बच सकते हैं। तो चाहे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हो, चाहे सिख धर्म के अनुसार हो, या किसी अन्य तरीके से। क्योंकि अगर मैं गणेश जी, शिव जी, इनके हिसाब से रेमेडी बताऊं किसी सिख को, जैन को, प्रॉब्ली वो उससे अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब वहां तो मेरे को जपजी साहब या सुखमनी या उस तरह से ही कुछ बताना पड़ेगा। और दूसरे, लेकिन सो धर्म इसमें कहीं भी आड़े नहीं आता, और कोई पूजा पाठ करना, धूप बत्ती जलाना, वो चीज नहीं आती है। मेन बात है अंतःकरण को शुद्ध करना और अपना जो शास्त्र विहित कार्य है उसको करना। सर, आपने रेमेडी की बात की अभी। जब कोई जाता है तो उसको कहते हैं कि आपका तो पितृ दोष आ रहा है, आपका तो काल सर्प दोष आ रहा है, और आपकी 50,000 की पूजा होगी, 11 ब्राह्मण बैठेंगे, 11 दिन बैठेंगे, वो 1 लाख तक पहुंच जाता है काम। वो मुझे बताइए, कई बार वो आदमी उतना कैपेबल ही नहीं होता वो 1 लाख खर्च पाए। उसे लगता है कि यार मेरा पितृ दोष है या मेरा काल सर्प दोष है, मैं 1 लाख खर्च नहीं पा रहा हूँ, ये ठीक ही नहीं होगा कभी भी। आप शायद हमारे संस्था के लोगों से शायद मिले नहीं है। हम सब, मैं तो आम ज्योतिषी की बात, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जी। ये इसी जो इवन जो एप्स बनी हुई है, आप वहां भी अगर बात करते हैं किसी के साथ, सबसे पहले वो यही बात करते हैं कि आपका तो पितृ दोष आ रहा है। देखिए, हमारी कोशिश है इन भ्रांतियों को समाप्त करना जी। हम कभी ये नहीं कहते कि आपकी जो समस्या है उसका निवारण, क्या ये चीजें होती हैं? पहले तो सबसे पहले ये मैं वो बताता हूँ। इस समस्या का निवारण किसी दूसरे के पास है, ये हम कभी नहीं करते। अगर कुछ समस्या है उसका निवारण आपको स्वयं करना है। आप ये नहीं कर सकते कि चूंकि मेरे पास पैसे हैं मैं किसी को लगा दूं काम पे और मैं अपना वही कार्य करता रहूं। हमारी संस्था इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करती। जहां तक रेमेडी की बात है, रेमेडी को आप इस तरह से ले सकते हैं कि बारिश आने वाली है और पहले से बोल दिया जाए कि छाता लेके जाओ ताकि आप बचे रहो। मेरा जो पिछले 30 साल का अनुभव है ज्योतिष के क्षेत्र का और रेमेडी का, मैंने ये देखा है कि अगर प्रॉपर रेमेडी की जाए बाय द नेटिव हिमसेल्फ, जिस जातक को समस्या है वो ही रेमेडी करे तो समाधान हो सकता है। लेकिन ये जो अभी आपने बात कही और लोग डरा करके आपसे पैसा लेकर के और आपके लिए कार्य करते हैं, उसको हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज को लेकर के चल रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी है। वो अपना भविष्य तैयार कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए कि जिसके कारण से हमारे आने वाले टाइम में हमारे लिए समस्या है। इसमें आपको नहीं लगता है कि जो आपकी काउंसिल है इस तरह के अवेयरनेस फैलाने में आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रहे हो? क्योंकि जो बात भाई साहब ने कहा कि वर्तमान में तो यही चल रहा है कि हर कोई कहता है, फोन पर कर देता है जी इतने लाख की पूजा कर लीजिए और आप पंडित जी को बैठा दीजिए और वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन पूजा हो रही है। ठीक है, तो आपने कहा कि हो ही नहीं सकता जब तक वो स्वयं इंसान उस तरीके से चलता।
दूसरा एक सवाल और है सर कि असली ज्योतिषी की पहचान कैसे की जाए? जैसे आपने कहा कि अभी तक लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर भी धारणा यही है कि टीका है, भगवा पहन रखा है, पंडित जी बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अभी आपके अंदर हमें कहीं ज्योतिषी नहीं दिखती। ये अवेयरनेस कैसे आएगी लोगों के अंदर, कैसे आएगी, विश्वास कैसे बढ़ेगा? देखिए, लोग क्यों ज्यादा जा रहे हैं? विश्वास तो संपर्क में आने से बनता है। आप मेरे साथ रहिए, मतलब मेरे से 2-4 बार मिलिए, बातचीत करिए, और अगर भरोसा बने तो आप मेरे से संवाद करें ज्योतिष पे, और जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं उसको- निशानी भी यही है, कोई ज्योतिषी नहीं कहे कि इतने का पाठ करा लो। नहीं, मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप आके मेरे को अपनी कुंडली दिखाइए। आई विल नेवर से दैट। आपकी श्रद्धा बनती है, आप मेरे से जब संवाद करते हैं आपको विश्वास होता है कि हाँ, इनको कुछ जानकारी है ज्योतिष से संबंधित, तो आप मेरे से मिलिए, बात करिए। लेकिन मैं कभी आपको आके नहीं कहूंगा कि अरे मैं तो वहाँ आईकास में बहुत बड़े ओहदे पे हूँ और वहां मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ और 20 साल 50 साल से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे को आके दिखाओ। नेवर। नहीं सर, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज को रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं? बिल्कुल क्योंकि ऐसा नहीं है, कस्टमर है, लोग परेशान भी हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वही जा रहे हैं क्योंकि आपकी अवेयरनेस नहीं पहुंच रही लोगों तक, लोग अवेयर नहीं है, और आप कह रहे हो कि मतलब उधर नहीं जाना चाहिए, तो रोकना भी तो आपकी काउंसिल में बनता है। बिल्कुल, जैसे वैसे करें कि आप उसको एस्ट्रोलॉजिकल साइंस कह के उसको प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भ्रांतियां जब फैलती हैं किसी भी चीज के बारे में, तो डेफिनेटली लोग डिमोरलाइज होते हैं, उस चीज की तरफ जाते नहीं है फिर। तो आप जब उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बुरा भी रुकना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल बात सही है आपकी, और उसी का मैं आपको ऑफ कोर्स द नंबर इज वेरी स्मॉल। मैंने ये कहा कि अप्रैल 2021 में 471 स्टूडेंट अपीयर होते थे हर 6 महीने में, आज 3500 स्टूडेंट अपीयर होते हैं, और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, आप ये जितने भी देख रहे हैं हम लोग निस्वार्थ पढ़ाते हैं, कोई हम ऑर्गेनाइजेशन से पैसा नहीं लेते हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इस दैविक विधा का दुरुपयोग ना हो, जितने लोग हमारे संपर्क में आए वो उसका मुख्य उद्देश्य समझे और आध्यात्म की ओर आगे बढ़े। ये जो एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि भाई आपकी जो मर्जी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व कर देंगे, ये सब बिल्कुल गलत है, इम्पॉसिबल है। हम जब कुंडली देख करके ये आइडिया लगता है कि हाँ कुछ संभावना दिख रही है, तो ही हम मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। सर, आपकी संस्था में क्या सिर्फ ब्राह्मण ही आके सीख सकते हैं, कोई भी आ सकता है? ओपन है ये सारा? देखिए, हम लोग ये बताते हैं कि जन्मनो जायते शूद्र, हर व्यक्ति जब पैदा होता है वो शूद्र होता है, एवरीवन, और फिर कर्म के हिसाब से अपना अपना जाति ग्रहण करता है। मैं उस पैदा होने वाली जाति की बात नहीं कर रहा हूं कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया, शूद्र के घर पैदा हुआ शूद्र हो गया, ये मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो जैसा अर्जन करता है उसके हिसाब से वो बनता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना हम फॉर्म पे पूछते हैं कि भाई आपकी जाति क्या है, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है कि सब पैदा जब होते हैं तब शूद्र होते हैं, और उसके बाद अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सर, एस्ट्रोलॉजी होगी, लाल किताब होगी, वास्तु, इसको रिलेट कैसे करते हैं? क्या एक ही चीज है कि अलग अलग मायने इनके? ये बेसिकली इस तरह से है कि साइंस है, साइंस में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है। तो इस तरह से मुख्य विषय तो वही है ऊपर दैविक ज्ञान, और उसमें पहले ज्योतिष है, ज्योतिष, और फिर उसके बाद उसकी अन्य शाखाएं हैं जैसे वास्तु हो गई। और मैं लाल किताब के बारे में तो यही कहूंगा कि हमने अपने इंस्टीट्यूट्स में लाल किताब के लिए मना किया कि वी विल नॉट टीच लाल। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे जनरली आप देखते हैं कि आजकल प्रेडिक्शंस बहुत हो रही हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो सटीक प्रेडिक्शन कर सकती है? देखिए, अब ये उसी तरह से है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि ये 10 टेस्ट करा लो,
10 टेस्ट देख करके वो बोलता है कि अच्छा ये दवाई दे देते हैं, उसका असर नहीं होता है, अगले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखता है कि ये 10 टेस्ट थे, ये दवाई दी थी, इससे असर नहीं हुआ, लेट अस चेंज द मेडिसिन। ज्योतिष में भी अगर बहुत ही होनहार डॉक्टर होगा या बहुत ही होनहार ज्योतिषी होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करके आपको बता देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो गलती करेगा, फिर आप अगले ज्योतिषी को रेफर करेंगे और वो कहेगा और शायद वो आपको सही निकल आए तो आप कहेंगे वो ज्यादा बेटर। तो देखा जाए तो वो मेडिकल प्रोफेशन और एस्ट्रोलॉजी वाला प्रोफेशन ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है। तो कोई अगर ये कहे कि मैं 100% बता दूंगा, बिल्कुल गलत है। हम लोग अपने साथियों को बहुत क्लियर बोलते हैं, अगर आपकी 80% भविष्यवाणी सही निकलती है तो आप ज्योतिषी बन गए। 100% तो वही बता सकता है और कोई। सर, जैसे आपकी संस्था काम कर रही है, क्या लगता है कि बच्चे या यूथ आज इसको करियर की तरह ले रहे हैं, आज प्रोफेशनली इसको चला जाए? देखिए, प्रोफेशन वाला जो पार्ट है ये हमने इंडिविजुअल की चॉइस पे छोड़ा हुआ है। हम लोग उसका उदाहरण ही मैंने आपको दिया कि हम सब लोग ज्योतिष से कुछ भी नहीं कमाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे हमसे तो ज्वाइन जब हमने किया था आईकास और ज्योतिष, तो हमें पहले ही एक तरह से शपथ दिला दी थी कि इसको हम धनोपार्जन का जरिया नहीं बनाएंगे। लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो बनाना चाहे इसको ऐसे करियर वो बना सकता है, उसमें कोई हम लोग रुकावट नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए इस लाइन में आना चाहता है और अपने पेरेंट्स से बात करता है, जो वर्तमान में चल रहा है सारा कुछ, कोई पेरेंट्स इसको अलाउ करेगा कि जाके आप ज्योतिषी बन जाओ? जब मोटिव, क्योंकि हर एक माइंड में होता है कि पैसा कमाना है, लाइफ सेट करनी है, और ये एक ऐसा करियर आप बता रहे हैं कि जिसमें पहले तो पैसा है ही नहीं, पैसे के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, तो लगता है अगर कोई बच्चा खड़ा होता है तो उसको पेरेंट्स अलाउ कर देंगे कि आप जाओ और ये काम करो? तो देखिए, इसमें अधिकतर लोग एज करियर वो चूज करते हैं जिनके पेरेंट्स भी इसी क्षेत्र में, तो वो तो बाकायदा प्रमोट करते हैं अपने बच्चों को कि यस यू फॉलो द सेम करियर। लेकिन जहां तक पढ़े लिखे यूथ की बात है, अगर आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स सबसे ज्यादा आते हैं, चारों इंजीनियर बैठे, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स आते हैं। और 30 तारीख को मेट्रो के डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। तो हम सब लोग मतलब ठीक ठाक टेक्निकल नॉलेज लेकर के आए हैं, और लेकिन इंडिविजुअल पे है क्या करियर यूज करना है। आप सर चारों इंजीनियर्स हैं, किस चीज में आपको इस तरफ मोड़ा कि आपने ज्योतिष को सीखा और ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट बना? ऐसा क्या मोमेंट रहा आपकी लाइफ में? अब इसमें तो अलग अलग बातें अलग अलग लोगों के साथ हो सकती है। तो कारण होता है कि आप लोग इस तरफ जाते हैं। मैं अभी पीछे स्पीच में भी बोल रहा था, 4 रीजन हम देते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त होता है जो दुखी होता है, दुख में पहले ज्योतिषी के पास जाता है अपनी पत्री दिखाने और उसके बाद सोचता है अच्छा मैं ही सीख लूं, तो ये पहली श्रेणी हो गई। और तीसरी वाली जो मैंने बोला अर्थार्थी, जिसको आर्थिक लाभ लेना है, समाज में ये दिखाना है अरे मैंने तो कमाल कर दिया, तो ये हम जो अधिकतर हैं वो जिज्ञासु वाली श्रेणी में है, जानना चाहते हैं। जब ज्वाइन किया था तब इनमें से कुछ भी हो सकता है, मैं आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन आज की डेट में ये सब जिज्ञासु हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कितनी गहराई तक जा सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने सन 88 में शुरू किया था ज्योतिष सीखना, और आज भी मतलब ऐसे लगता है कि और सीख लो और गहराई में उतर जाओ, क्योंकि पहले सिर्फ सूत्र सीखते थे, आज हम ये देखते हैं कि हाँ जन्म हुआ, मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद क्या होना है, जन्म के बाद क्या होना है, कैसे ग्रह अपना असर दिखा रहे हैं, उसकी ओर ध्यान जाता है, ना कि उन सूत्रों की ओर।
सर एस्ट्रोलॉजी में क्या लास्ट तक क्या कहाँ तक पढ़ाई है, पीएचडी तक जाती है एस्ट्रोलॉजी के, किसी लिमिट तक ही रह जाती है? देखिए, हमारी संस्था तो इस तरह का कोई कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो बाकायदा प्रॉपर डिग्री देती हैं ज्योतिष के क्षेत्र में। तो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड डॉक्टरेट है, वो देती है। सर एक और सवाल है कि जो 2 साल का आप कोर्स करवाते हो जो बच्चों को, इसमें उनका एजुकेशन लेवल क्या होता है, कितने मतलब के बाद एडमिशन ले सकते हैं, और ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है या कोई चार्जेस? तो हम मिनिमम 18 साल का होना चाहिए स्टूडेंट, और उसने 10th पास किया होना चाहिए। 10th का पर्पस ये है सो दैट ही नोज रीडिंग एंड राइटिंग एज ए मिनिमम। हमारी अंदर से इच्छा तो है कि संस्कृत जानता हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसमें, क्योंकि बिना संस्कृत के ज्योतिष अधूरी है। और अगली बात आपने क्या पूछी थी? चार्जेस। सो जो ये जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, वो सिर्फ इतना कोशिश करती हैं कि जो उनका खर्चा हो रहा है, जैसे कि कोई स्कूल किराए पे लिया, वहां पर क्लासेस चल रही हैं, वहां पर जो उतना ही हम खर्चा उनसे लेते हैं। वी आर नॉट मेकिंग मनी एंड द पर्पस इज नॉट टू अर्न, इट इज टू टीच। ना पढ़ाने वाला पैसा लेता है, ना पढ़ाने दैट आई हैव बीन रिपीटिंग एवरी टाइम कि हम पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं, हम लोग इससे पैसा नहीं कमाते हैं, ना पढ़ा करके और ना कुंडली देख कर। सर एक आखिरी सवाल है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आप चारों की तरफ से, कि जो लोग अक्सर जाके बात वहीं आ रही है बार बार कि गलत जगह मिसगाइड हो जाते हैं और अपना भविष्य दिखाते फिरते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये तो प्रारब्ध का खेल है, भाग्य के हिसाब से है, जिसको जहाँ फंसना है। क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि पिछले जन्म में अगर किसी को धोखा दिया होगा तो इस जन्म में भी धोखा खाएंगे। पिछले जन्मों में अगर कोई गलती की होगी, हाँ, अगर आपको कोई सही गाइड मिल जाए, मेंटर मिल जाए, तो शायद आप उससे बच सकते हैं। तो ये कोशिश तो यही रहती है कि ठीक से मार्गदर्शन किया जा सके। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वी आर परफेक्ट, हम भी अपने गुरु के सानिध्य में रह करके रोज नई बातें सीखते हैं और कोशिश करते हैं, तो वही चलता है।